बात करेंगे सेक्शन 23 के बारे में। और सेक्शन 23 इज रेमिशन ऑफ ड्यूटी, है ना, रेमिशन ऑफ ड्यूटी। जब मैं रेमिशन ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करती हूँ तो रेमिशन का मतलब होता है माफ़ी, और सेक्शन 23 लगता है गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड पे। तो अब एक बात बताइए, अगर मेरा गुड्स कस्टम की कस्टडी में लॉस्ट हो गया है या मेरा गुड्स कस्टम की कस्टडी में डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर क्या मेरे को जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया था मुझे वैसा ही गुड्स मिल रहा है, या मैं जब क्लियर कराने जा रही हूँ तो मुझे डिस्ट्रॉयड गुड्स रिसीव हो रहा है? जो मैंने इंपोर्ट किया वो मिल रहा है क्या मुझे? नो मैम। नहीं, जो मैंने इंपोर्ट किया वो मुझे नहीं मिल रहा है। गुड्स लॉस्ट हो चुका है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मैं तो क्या बोलूँगी भाई, मैं तो ड्यूटी उसी पे दूंगी जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला। अब हमारे डायग्राम से हम सेक्शन 23 को पहले अंडरस्टैंड करेंगे जो हमने ड्रॉ किया था, और उसके बाद हम नोट से इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन 23, इफ गुड्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, गुड्स लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़, कब डिस्ट्रॉय हुआ या कब लॉस्ट हुआ, आप इस सेक्शन का स्कोप देखिए। मैंने यहाँ से रेड मार्क किया है यहाँ तक, इसका मतलब अनलोडिंग के पहले गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया। अनलोडिंग के पहले मतलब डेफिनेटली इंपोर्ट कब बिगिंस होता है? TWI में एंटर होने के बाद। तो जैसे ही वेसल TWI में एंटर हुआ उसके बाद, आफ्टर द एंटरिंग इन TWI, है ना, आफ्टर, क्योंकि TWI में एंटर होने से पहले तो हमें मतलब ही नहीं है गुड्स क्या है, वेसल कहाँ है। जैसे ही वेसल TWI में एंटर हुआ उसके बाद अनलोडिंग से पहले, अनलोडिंग के दौरान या फिर अनलोडिंग के बाद, अनलोडिंग से पहले, अनलोडिंग के दौरान या अनलोडिंग के बाद, चाहे कस्टम एरिया में या वेयरहाउस में, एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी से पहले, एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी से पहले अगर मेरा गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ। यानी सेक्शन 13 का स्कोप छोटा है। सेक्शन 13 कस्टम एरिया में नुकसान होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है अनलोडिंग से पहले, अनलोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के बाद अगर कस्टम एरिया में या वेयरहाउस में कोई गुड्स लॉस्ट हो चुका है या कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर उस केस में इंपोर्टर पहले तो ग्रॉस क्वांटिटी पे ड्यूटी देगा, मतलब पहले तो पूरी जो क्वांटिटी उसने इंपोर्ट की थी उस पे ड्यूटी देगा। उसके बाद अगर ACDC स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट और या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर मे रेमिट द ड्यूटी ऑन क्वांटिटी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर इस बात से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये जो नुकसान हुआ है, ये जो गुड्स का लॉस हुआ है या गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो इम्पोर्टर की नेग्लिजेंस से नहीं हुआ है, दैट इज़ नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इम्पोर्टर। तो असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर आपको ड्यूटी रेमिट कर देगा, मतलब रिफंड कर देगा। यानी सेक्शन 23 में भी ड्यूटी देनी किस पे है? जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, लेकिन तरीका क्या है? एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब पहले आप ग्रॉस क्वांटिटी पे ड्यूटी दे दीजिए और उसके बाद जब ग्रॉस क्वांटिटी पे आप ड्यूटी दे देंगे उसके बाद आप वापस ले लीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर आपको क्या कर देगा? ड्यूटी का रिफंड कर देगा। ये बात समझ में आई? मैम प्लीज एक बार रिपीट कर देना। अच्छा, अभी मैं आपको ये से बताती हूँ नोट से, तब आप वापस सुन लीजिएगा। हमने क्या बोला? सेक्शन 23 बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड एंड अबेंडन्ड गुड्स। ठीक है, ये अबेंडनमेंट की बात अभी हम नहीं करेंगे, इसे हम लीव करेंगे, इसको पढ़ेंगे केवल 23 को, गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड को। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, इम्पोर्टेड गुड्स, है ना। इम्पोर्टेड गुड्स मतलब
जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंटर हो चुके हैं, इंपोर्टेड गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। पिल्फरेज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पिल्फरेज तो पेटी थेफ्ट है, छोटी मोटी चोरी है, जबकि गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड मतलब पूरा सामान ही आपका तहस नहस हो गया। एट एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ये यहाँ से है, ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इन कस्टम एरिया, मतलब अनलोडिंग के पहले, अनलोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के बाद, कस्टम एरिया में या वेयर हाउस में, मतलब जब तक गुड्स होम कंजप्शन के लिए रिमूव ना हो जाए, जब तक गुड्स होम कंजप्शन के लिए रिमूव ना हो जाए, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो देन नो ड्यूटी शैल बी पेबल, नो ड्यूटी शैल बी पेबल। तो उस गुड्स पे ड्यूटी नहीं देनी है, बट कैसे नहीं देनी है? पहले आपको ग्रॉस क्वांटिटी पे ड्यूटी देनी है और उसके बाद ACDC आपको रेमिशन अलाउ कर देगा, मतलब आपको रिफंड कर देगा ड्यूटी का। दिस इज गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आई? कोई डाउट? ज्योति अभी क्लियर? नो मैम। यस मैम। यस। ओके ओके, ठीक है। अब आप एक बार, जैसे अभी आप सेक्शन 23 आपने रीड किया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आप एक बार सेक्शन 13 को भी रीड कीजिए वापस। सेक्शन 23 आपने रीड किया, अब चैप्टर इंपोर्ट वाले चैप्टर में सेक्शन 13 को भी एक रीड कर लीजिए। मैंने अभी आपको बोला इसको आप होल्ड कर दीजिए। ये मैं एक अगले कंसेप्ट के साथ में आपको क्लियर करूंगी, आप केवल इतनी बात पढ़ लीजिए। 23 आपने पढ़ा भी, रीड किया, इसी तरह सेक्शन 13 भी एक बार रीड कर लीजिए। मैम डाउट है, बोलिए देवेंद्र। कंजप्शन के लिए गुड्स क्लियर हो गए और इंपोर्टर वो बोलता अगले दिन लेके जाए, लेकिन वो कस्टम की कस्टडी में पड़े हैं अभी, और अगर उनमें उस दिन कोई नुकसान हो जाए बाद में। बात है क्लियरेंस ऑर्डर मिलने से पहले तक की। अगर क्लियरेंस ऑर्डर मिल चुका है, अब माल आपका है, आप आज लेके जाइए, कल लेके जाइए, परसों लेके जाइए। क्लियरेंस ऑर्डर मिलने से पहले, मतलब कस्टम का कंट्रोल तभी तक है जब तक क्लियरेंस ऑर्डर नहीं मिला। वंस क्लियरेंस ऑर्डर इज गिवन तो फिर कस्टम का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ओके ओके मैम, ठीक है। चलिए एक बात और, वंस ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन imported goods and afterwards, once duty has been paid on imported goods पे ड्यूटी पे हो चुकी है और बाद में importer comes to know about the पिल्फरेज। ठीक है, कभी ऐसा होता है, एक बार इंपोर्टर ने ड्यूटी दे दी, उसके बाद उसे पिल्फरेज का पता लगता है। अब क्या करें? गोल्डन रूल तो वही है, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, लेकिन अब क्या करें? इंपोर्टर ड्यूटी पे कर चुका है एंड आफ्टरवर्ड्स ही कम्स टू नो अबाउट द पिल्फरेज। नाउ व्हाट हैपन? क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कस्टम डिपार्टमेंट खाए पिए पचाए? नहीं, ड्यूटी उसको रिफंड हो जाएगी। अगर उसने पिल्फरेज का उसे नहीं पता लगा और पहले ही उसने ड्यूटी दे दी, उसको बाद में पता चलता है कि कस्टम एरिया में पिल्फरेज हुई है, तो इंपोर्टर शैल बी रिफंडेड द ड्यूटी, इंपोर्टर को ड्यूटी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है,
ये नोट कर लीजिएगा आप भी। ये बट मैम वो फ्रॉड भी तो कर सकता है, यस बोलिए, फिर फ्रॉड भी तो कर सकता है वो। क्या कर सकता है? फ्रॉड भी तो कर सकता है वो। फ्रॉड कैसे? जैसे वो गुड्स क्लियर होने डाल दे, फिर उनको बोले इसमें से पहले निकल चुका है। नहीं तो वो तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा तभी आपको रिफंड देगा ना, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे ना। फिर आपके कह देने से कि पिलफरेज था माना नहीं जाएगा ना, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, चाहे वो पेमेंट की स्लिप हो, कुछ Okay, ma'am. और इस किसी तरीके का एविडेंस हो, वो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपके नोट्स में जहाँ पे अभी हमने सेक्शन 23 पढ़ा उसके नीचे एक टेबल बनी हुई है, और सेक्शन 13 और सेक्शन 23 में एक डिफरेंस की टेबल है। ठीक है, इस डिफरेंस की टेबल को एक बार पहला पॉइंट पढ़िए। पहले पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए, जो हमने बात की वही लिखी हुई है, समरी मान लीजिए इसे। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। दूसरा पॉइंट पढ़िए। बर्डन टू प्रूफ। थर्ड पॉइंट पढ़िए। यहाँ कस्टम एरिया के में क्लियरेंस ऑर्डर से पहले और लॉस में एक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूटी से पहले। अगले पॉइंट में रीजन है, पिलफरेज का रीजन क्या हो, लॉस्ट या डिस्ट्रक्शन का रीजन क्या हो। अभी जो मैंने आपको नोटिंग कराई वो अगले पॉइंट में लिखी हुई है, इस पॉइंट में रीड करिए। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर हुआ तो क्लेम कर सकते हो, बाद हाँ, में नहीं कर। हाँ यही रूल था पहले भी। हाँ, क्लियरेंस अगर ड्यूटी दे दी तो उसके बाद देखिए क्या होता है ना कि बात ये है, आपने ड्यूटी देख, सेक्शन का फंडा क्या है? सेक्शन का फंडा है कि क्लियरेंस ऑर्डर मिलने से पहले पिलफरेज होनी चाहिए, क्लियरेंस ऑर्डर मिलने से पहले पिलफरेज होनी चाहिए। अभी आपने क्या किया, आपने एडवांस में ड्यूटी दे दी, ऐसा मान लीजिए आपने एडवांस में ड्यूटी दे दी और क्लियरेंस ऑर्डर मिलने से के बाद आपको पता चलता है, जैसे जैसे हम एडवांस बिल ऑफ एंट्री की बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ड्यूटी कब देनी होती है? अगर सेल्फ असेस, मेरी बात सुनिए, अगर सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री है तो ड्यूटी कब देनी होती है? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी? सेम डे देनी होती है। ठीक है, आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल की है सेल्फ असेस, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी?
आपने अगर एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल की है सेल्फ असेस्ड, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। गुड्स तो 30 दिन के अंदर आएगा पोर्ट पे, उसके बाद आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिलने से पहले पता लगता है कि पिल्फरेज हुई है, तो क्या होगा? ड्यूटी पे हो चुकी है एंड आफ्टरवर्ड यू कम टू नो अबाउट द पिल्फरेज, आपको उस ड्यूटी का रिफंड हो जाएगा पिल्फर्ड क्वांटिटी, राइट? ठीक है, नॉर्मल केस में नहीं हो। हाँ, नॉर्मल केस में नहीं। एक बार इस पॉइंट को होल्ड करेंगे, है ना, लास्ट डिफरेंस के पॉइंट को होल्ड करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। ये बाकी के जो 5 पॉइंट पढ़े हैं, इनमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कुछ कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए, तो ये था हमारा सेक्शन 23 और सेक्शन 13, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 22। सेक्शन 23 के बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 22, ठीक है। 2 शब्द होते हैं, एक मैं बोलूं गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और दूसरा शब्द मैं बोलूं गुड्स डिटोरिएटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? Goods destroyed and goods deteriorated, what is the difference between them? Anyone? किसी कोई भी बताएगा क्या फ़र्क होता है goods destroyed and goods deteriorated में? मैम डिस्ट्रॉयड या तो चला के कर सकते हो या फिर वैसे, और डिटोरिएटेड जो विद द टाइम के समथिंग लाइक दैट। अच्छा, और कोई? या एक और शब्द लिख देती हूँ, डिटोरिएटेड या डैमेज्ड। गुड्स डिस्ट्रॉयड और गुड्स डैमेज्ड, ऐसे मान लीजिए। फिर में वो कुछ काम के लायक नहीं रहता, और डैमेज में हम उसको ले सकते हैं थोड़ा बहुत खर्चा लगा के। हाँ हाँ, बिल्कुल यही फ़र्क है। वेरी गुड देवेंद्र। डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड में फ़र्क क्या है? डिस्ट्रॉयड मतलब ख़त्म, ज़ीरो हो गई उसकी वैल्यू। डैमेज्ड मतलब वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई, बट वैल्यू गुड्स की क्या हो गई? कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक मर्सिडीज़ इंपोर्ट की है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। जब मर्सिडीज़ अनलोड हो रही थी तो मर्सिडीज़ के गेट पे 5 स्क्रैच आ गए, 5 स्क्रैच आ गए। क्या मार्केट में उस मर्सिडीज़ के 1 करोड़ रुपए अब आपको देगा क्या? कोई देगा? नो मैम, नहीं देगा। तो क्या हुआ? वो मर्सिडीज डिस्ट्रॉय हो गई या डिटोरिएट हो गई, या वो डैमेज हो गई? डैमेज हो गई। डैमेज हो गई, बिल्कुल डैमेज हो गई, ठीक है। यानी उस मर्सिडीज की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। इसका मतलब इंपोर्टर बोलता है मेरे लिए तो अब इस मर्सिडीज की वैल्यू 1 करोड़ नहीं है, मेरे लिए तो इस मर्सिडीज की वैल्यू 40 लाख है। तो वो कितने रुपए पे ड्यूटी देना चाहेगा? उसके लिए इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू क्या हो गई? 40 लाख, और वो ड्यूटी भी 40 लाख पर ही देना चाहेगा, क्योंकि रूल तो वही है, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला। अगर उसे 1 करोड़ की मर्सिडीज मिलती तो वो 1 करोड़ पे ड्यूटी देता, अगर उसे 40 लाख रुपए के वैल्यू की मर्सिडीज मिली तो 40 लाख रुपए पे ड्यूटी देगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है। और ड्यूटी कैसे होगी? ड्यूटी ऐसे दी जाएगी, अगर मान लीजिए कस्टम ड्यूटी की रेट है 28%, है ना, दिस इज अ BCD, कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट है। 1 करोड़ पे कस्टम ड्यूटी होती 28 लाख की। अगर 40 लाख रुपए की मर्सिडीज है तो ड्यूटी कितनी देनी पड़ेगी? इंपोर्टर को इस प्रपोर्शन में ड्यूटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
1 करोड़ की गाड़ी इंपोर्ट करता तो 28 लाख की ड्यूटी देनी पड़ती। अब अगर 40 लाख की गाड़ी मिल रही है तो ड्यूटी कितनी देगा? यही प्रपोर्शन ठीक है या नहीं है? ऐसा ही देना चाहिए ना, क्योंकि रूल तो वही है, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला। अगर मैं ये फॉर्मूला फॉलो करूं, इसका मतलब मैंने ड्यूटी कितने रुपए की गाड़ी पे दी? 1 करोड़ रुपए की गाड़ी पे दी या 40 लाख रुपए की गाड़ी पे दिए? 40 लाख। 40 लाख रुपए की गाड़ी पे दी। और सही किया ना? गलत किया क्या कुछ? गलत किया क्या कुछ? नो मैम। सही किया, क्योंकि रूल तो वही है, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला। इसका मतलब कि अगर आप के इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू डिटोरिएट हो जाए या डैमेज हो जाए तो आपको ड्यूटी किस पे देनी है? ओरिजिनल गुड्स की वैल्यू पे या डैमेज्ड गुड्स की वैल्यू पे? हमको ड्यूटी देनी डैमेज है, गुड्स की वैल्यू पे। हाँ, डैमेज गुड्स की वैल्यू पे हमको ड्यूटी देनी है। डैमेज गुड्स की वैल्यू पे हमको ड्यूटी देनी है, ठीक है। नाउ सेक्शन का स्कोप सेम सेक्शन 23 जैसा है। इसका मतलब क्या? ये डैमेज और डिटोरिएशन कब हो सकता है? अनलोडिंग के पहले, अनलोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के बाद, ठीक है। एनी और कस्टम एरिया में या फिर वेयरहाउस में कहीं पर भी अगर गुड्स डैमेज या डिटोरिएट हुआ, यानी होम कंजप्शन से पहले, चाहे वो कस्टम एरिया में हुआ हो या वेयरहाउस में हुआ हो, होम कंजप्शन से पहले अगर गुड्स डैमेज या डिटोरिएट हुआ एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, ठीक है, शर्त इंपोर्टर की कोई गलती नहीं थी। विदाउट द नेग्लिजेंस, विदाउट एनी एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, इंपोर्टर या उसके एजेंट की कोई गलती नहीं थी, तो असिस्टेंट कमिश्नर आपको ड्यूटी कितने पे अलाउ करेगा? बोला आप ड्यूटी दे दो डैमेज गुड्स की वैल्यू पे, आपको ओरिजिनल गुड्स की वैल्यू पे ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटोरिएटेड गुड्स। यस मैम। और अबेटमेंट का मतलब होता है छूट। अगर मैं आपको ये मैं प्रॉपर ऑफिसर हूँ, अगर मैं आपको ये अलाउ करूँ कि आप 1 करोड़ की जगह 40 लाख पे ड्यूटी दे दीजिए, तो मैंने आपको कस्टम ड्यूटी से छूट दी या नहीं दी? बताइए, दी ना? यस मैम। मैंने आपको कस्टम ड्यूटी से छूट दी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटोरिएटेड गुड्स। लेकिन एक बात बताइए, मैंने 1 करोड़ की मर्सिडीज इंपोर्ट की थी, 5 स्क्रैच लग गए गाड़ी पे, मैं तो कहूँगी कि बस अब ना 40 लाख रुपए से ज़्यादा इसका कोई देगा नहीं, और बोलूँगी 40 लाख भी ना, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 15 लाख रुपए से ज़्यादा इस गाड़ी का मार्केट में मुझे मिलेगा नहीं। क्या मेरे कह देने से प्रॉपर ऑफिसर मान ले क्या कि गाड़ी 15 लाख रुपए में ही बिक सकती है? अब नो मैम। वो बोलेगा कोई एक्सीडेंट थोड़ी हो गया, 5 स्क्रैच ही तो लगे हैं, 20 लाख रुपए कम मान लो, 80 लाख में तो कोई भी ले लेगा। बोला मैं ही ले लेता हूँ, 80 लाख में कोई भी ले लेगा। यानी प्रॉपर ऑफिसर और इंपोर्टर के वैल्यूएशन में फर्क होगा या नहीं होगा? इंपोर्टर हमेशा बोलेगा गुड्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा इसमें, और प्रॉपर ऑफिसर क्या बोलेगा? इतना भी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो किसकी चलनी चाहिए? प्रॉपर ऑफिसर की बात सुने या इंपोर्टर की बात सुने? प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर की बात सुने। बॉस इज ऑलवेज राइट, प्रॉपर ऑफिसर की बात सुनेंगे। तो बोले कि ऐसे डैमेज गुड्स की वैल्यू कौन असर्टन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर असर्टन करेगा। और कैसे असर्टन करेगा? वो पब्लिक ऑक्शन निकाल सकता है, टेंडर इनवाइट कर सकता है, या ओनर की कंसेंट ले सकता है। कोई भी तरीका प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड कर सकता है, और उस हिसाब से हम ड्यूटी का पेमेंट करेंगे, क्योंकि गोल्डन रूल तो एक ही है, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला। इसी हिसाब से इंपोर्टर को ड्यूटी देनी है, डैमेज गुड्स की वैल्यू या डिटोरिएटेड गुड्स की वैल्यू पे।
और बताइए, और इस सेक्शन में, सेक्शन 22 में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? नहीं? आगे बढ़े। बढ़े आगे? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन पे हम बात करेंगे सेक्शन 21। सेक्शन 21, ठीक है, ठीक। इस सेक्शन 22 के आगे एक चीज लिख लीजिए, हाथ टूटा या पांव टूटा, ठीक है, हाथ टूटा या पांव टूटा मतलब गुड्स डैमेज या डिटोरिएट हुआ है, हाथ टूटा या पांव टूटा। ओके, सेक्शन 21 के आगे लिख लीजिए, लाए गए हो या आ गए हो, गुड्स लाए गए हो या आ गए हो, ये लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या मतलब है गुड्स लाए गए हो या आ गए हो, सेक्शन 21। चलिए, तो ये जैसे ये हमारे एक हैं मिस्टर बबलू, ठीक, और ये बबलू जहाज में बैठ के, ये पर्सन इंचार्ज नहीं है, ऐसे जहाज में यात्री हैं, ये पैसेंजर हैं, और एल्स, ठीक है, जहाज में बैठ के यात्रा कर रहे थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ, तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया, ठीक है, और वेदर कंडीशंस हो गई बैड, वेदर कंडीशंस बैड हो गई, ठीक है। अब तूफान की स्थिति में एक ही काम हो सकता है, या तो बबलू अपने आप को बचाए या वेसल में रखे सामान को बचाए। बताइए बबलू क्या करेगा? एक ही चॉइस है, मौसम खराब हो रहा है, या तो सामान, जहाज डूब रहा है, या तो सामान को बचाए या अपने आप को बचाए। बबलू किसको बचाएगा? खुद को बचाएगा। अपने आप को बचाएगा बबलू। तो फिर जब अपने आप को बबलू बचाएगा तो सामान को उठा के कहाँ फेंक देगा? समुद्र में फेंक देगा। बैड वेदर कंडीशन है, बबलू ने उठा के सामान को फेंक दिया, ठीक है। जाने अनजाने में फेंका, ऐसे रात में नींद में चल के फेंका या इंटेंशनली फेंका? इंटेंशनली फेंका, ठीक है, इंटेंशनली फेंका। अब ये जो सामान जो समुद्र में गिर गया है, पानी में जो फेंक दिया है, ये बहते बहते किनारे पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बहते बहते किनारे पे आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। कोई लाए या अपने आप आ जाए, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। किनारे पर कोई मछुआरे वगैरह ले आए या अपने आप आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही किनारे पे आया, यहाँ पे कौन है? प्रॉपर ऑफिसर। क्या करे प्रॉपर ऑफिसर? इसे अटैची में डाल के घर ले जाए क्या अपने सारे सामान को? इस सामान को अटैची में डाल के प्रॉपर ऑफिसर घर ले जाए क्या? नो मैम। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? ऑक्शन। ऑक्शन मतलब इस सामान की करेगा नीलामी। और ये जो एक और हमारे कस्टमर हैं मिस्टर देवेंद्र, इनको बड़ा शौक है ऐसे कबाड़े वाला सामान खरीदने का। ये बहुत बड़े स्क्रैप डीलर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तो ये गए पोर्ट पर और पोर्ट पे जाके बोला मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है।
क्या ये ओरिजिनल इंपोर्टर हैं क्या? क्या देवेंद्र ओरिजिनल इंपोर्टर हैं क्या? इन्होंने ये सामान मंगाया था क्या? नो मैम। ये ओरिजिनल इंपोर्टर नहीं है, लेकिन पोर्ट से इस सामान को कौन क्लियर करवा रहा है? देवेंद्र। तो इनको मैं करवा हम रहा क्या हूं। मान लेंगे? इनको हम मान लेंगे डीम्ड इंपोर्टर, क्योंकि ये इंपोर्टेड सामान को क्लियर कराने गए हैं और इस सामान पे ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी भी किसकी है बताइए? हु विल पे द ड्यूटी ऑन सच गुड्स? मेरी। हाँ, देवेंद्र पे करेंगे, क्योंकि ये इस गुड्स को क्लियर करा रहे हैं और जो कस्टम एरिया से गुड्स को क्लियर कराएगा ड्यूटी उसी को देनी पड़ेगी। तो भले ही ये इंटेंशनल इंपोर्टर ना हो, लेकिन अगर ये इंपोर्टेड गुड्स को क्लियर कराएंगे तो हम इनको डीम्ड इंपोर्टर मान लेंगे। मुद्दे की बात क्या, ये ड्यूटी किस पे देंगे? मान लीजिए एक म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम है और वो म्यूजिक सिस्टम इन्होंने फेंक दिया पानी में, बबलू ने पानी में फेंक दिया। जब पोर्ट पे आएगा तो बिल्कुल ब्रांड न्यू म्यूजिक सिस्टम की जितनी वैल्यू है क्या उसकी? पानी में बहते हुए पोर्ट पे आ रहा है, नहीं, उसकी वैल्यू कम हो गई या नहीं हो गई? हो गई। तो ड्यूटी किस पे देनी है? देवेंद्र को ड्यूटी किस पे देनी है? ब्रांड न्यू म्यूजिक सिस्टम पे, या जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला? जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला। और इसे हम कहते हैं टेक्निकल शब्दों में जेटसम। जेटसम का मतलब जब इंटेंशनली किसी सामान को बैड वेदर कंडीशंस के कारण पानी में फेंक दिया जाता है तो इन गुड्स को हम कहते हैं दीज आर जेटसम गुड्स। ये कैसे गुड्स हैं? जेटसम गुड्स हैं। और जो व्यक्ति इन जेटसम गुड्स को पोर्ट से क्लियर करवाएगा वही व्यक्ति ड्यूटी पे करेगा। अगर वो इंपोर्टर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो इंपोर्टर नहीं है तो हम उसको डीम्ड इंपोर्टर मान लेंगे। ये जितनी बात अभी मैंने आपको बोल के बताई उसमें कोई डाउट है तो बोलिए। कुछ कंफ्यूजन? क्लियर? तो ये हो गया जेटसम, है ना? ये अभी हमने क्या पढ़ा? जेटसम, जेटसम गुड्स। दूसरा होता है फ्लोटसम। मान लीजिए ये जहाज जो है वो टाइटैनिक बन गया और अब तो तय है ये जहाज डूबेगा, ठीक है। जहाज तो डूब गया, लेकिन जहाज का सामान अपने आप बहते हुए पोर्ट पे आ सकता है या नहीं आ सकता है? शिप तो संक हो गया, शिप तो डूब गया, लेकिन जो सामान बहते हुए पोर्ट पे आया इसे हम क्या कहेंगे? फ्लोटसम। क्या फर्क है जेटसम फ्लोटसम में? जेटसम गुड्स इंटेंशनली समुद्र में फेंके जाते हैं, फ्लोटसम गुड्स तब बह के आते हैं जब शिप डूब जाता है। जेटसम फ्लोटसम में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? ठीक है। तीसरी सिचुएशन, ये बबलू बड़े मजे से जहाज में बैठे हुए जा रहे थे, लेकिन जहाज पर किसने हमला कर दिया? समुद्री डाकुओं ने, ठीक है, समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। अब क्या करें बबलू? तलवार लेके खड़े हो जाएं समुद्री डाकुओं के सामने, लड़ाई करें उनसे, बस आज तो तू या फिर मैं, बस चल देख लेते हैं, आजा, ऐसा करें? नहीं। समझदारी किसमें है? भागो, ठीक। बोले हम कौन से WWF के चैंपियन है जो लड़ाई करेंगे, भागो। तो बबलू क्या करेंगे? वेसल को, स्टीमर को, बोट को अनअटेंडेड छोड़ के, मतलब जैसा है वैसा छोड़ के खुद क्या हो जाएंगे? पानी में कूद जाएंगे। ये सही डिसीजन है या नहीं है बबलू का? है या नहीं है सही डिसीजन? एकदम सही है मैम। एकदम सही है। बोले भागो, समुद्री डाकुओं से अपने को नहीं हमला करना, हम कोई WWF के चैंपियन नहीं है। बोले ये तुम्हारा सामान, अपनी रामायण अपने पास, अपने तो कूद गए
समुद्र में अपनी जान बचा ली। अब जान तो बचा ली, लेकिन जिस बोट, वेसल या स्टीमर को अनअटेंडेड छोड़ के आए थे उसका क्या होगा? वो सामान बहते हुए पोर्ट पे आएगा या नहीं आएगा? अगर आया, बहते हुए पोर्ट पर आया, तो उस सामान को क्या कह देना? डर्लिक्ट। उस सामान को कह देंगे डर्लिक्ट गुड्स, जब सी को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है। और चौथा टर्म है व्रेकेज। व्रेकेज का मतलब आपने देखा था जब टाइटैनिक मूवी आई थी, टाइटैनिक जहाज टूट गया था, तहस नहस हो गया था, तब उसमें से केवल कौन बच गई थी? याद है क्या? नेम ऑफ द कैरेक्टर हु वॉज द लास्ट सर्वाइवल इन दैट एपिसोड? पता है आपको? किसी को भी नहीं पता? टाइटैनिक नहीं देखी? रोज। वेरी गुड, रोज बच गई थी। ठीक है, तो अब जैसे रोज बच गई, वैसे ही बोट का, स्टीमर का, वेसल का कुछ मेटल स्क्रैप, आयरन स्क्रैप, ब्रोकन पार्ट, टूटे हुए हिस्से, वो भी पोर्ट पे बहते हुए आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? व्रेकेज। मतलब दीज आर दी गुड्स, लाए गए हो या आ गए हो, कोई ले आया या अपने आप बहते हुए आ गए। डरलिक्ट, जानबूझ के आपने सामान फेंक दिया। फ्लोटसम, शिप डूब गया, सामान बहते हुए आ गया। डरलिक्ट, शिप को आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया और सामान आ गया। ठीक है। व्रेकेज, ब्रोकन पार्ट, बोट के, वेसल के, स्टीमर के। इन सामानों को अगर ये गुड्स अपने आप अराइव हो जाते हैं या आर ब्रॉट टू, मतलब आए गए हों या लाए गए हों, ठीक है, देन पर्सन क्लेमिंग टू सच गुड्स इज लाइबल टू पे ड्यूटी। जो व्यक्ति इन गुड्स पे अपना राइट क्लेम कर रहा है, जो व्यक्ति इन गुड्स को क्लियर कराना चाहता है, उन्हीं को ड्यूटी देनी पड़ेगी एज इफ दीज आर इम्पोर्टेड गुड्स। इस सेक्शन को पढ़ लीजिए, चारों टर्म्स को। किसी बात को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैम यहाँ पे डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्या कि गुड्स जेटसम है या फिर फ्लोट? देखिए, एग्जाम में डिपेंड करता है। एग्जाम में ना क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको है ना ऐसे दे देंगे ऑप्शन, इफ गुड्स आर इंटेंशनली थ्रोन इनटू द सी व्हाट इट इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इसे जेटसम कहेंगे, फ्लोटसम कहेंगे, डर्लिक कहेंगे या व्रेकेज कहेंगे। कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस आया हुआ है बिटवीन द जेटसम एंड द फ्लोटसम, डर्लिक एंड द व्रेकेज, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। तो कंसेप्ट तो यही है, आ गए हो या लाए गए हो, बट क्योंकि एग्जाम में ये टर्म अलग अलग पूछी जाती है, इसीलिए इसको इतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। और बोलिए, डाउट? कुछ और पूछना चाहता है कोई? हम रेखी अभी। हाँ बोलिए शैलेश। रिपीट कर दूं? क्या रिपीट करूं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। व्रेकेज रिपीट करूं? यस मैम। व्रेकेज है स्टीमर, बोट या वेसल अगर समुद्र में तहस नहस हो जाता है तो उसके जो ब्रोकन पार्ट होते हैं, टूटे हुए हिस्से या स्क्रैप होता है, उसे व्रेकेज कहते हैं। क्लियर कृष्ण गोपाल? ठीक है बात? ओके मैम। ओके, अच्छा ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।